कौन क्या किसका इतिहास है। आरएसएस और आरएसएस प्रेरित भाजपा मोदी की सरकार जब तक हम हटाएंगे नहीं, हम देश को विकास की तरफ ले ही नहीं जा सकते। जय भारत। किसी हालत में कांग्रेस ने तो मुझे जेल में डाला था, मैंने अरुण कुमार जी पुलिस कस्टडी में था, मैं ये न्यूक्लियर डील के खिलाफ मैं आंदोलन कर रहा था, मुझे 4 दिन की पुलिस कस्टडी और 15 दिन जेल में भी था। तो ये जो सर्कल है इसको तोड़ना पड़ेगा। ये कैसे तोड़ेंगे? मैं आपको सवाल पूछने वाला था कि ये सर्कल कैसे तोड़ेंगे हम? ये सर्कल तोड़ना चाहिए। तो इसीलिए, लेकिन राज करने वालों की इच्छा कुछ अलग है। वो हमेशा के लिए भारत का मालिक बनना चाहते हैं और उनकी सब आइडियोलॉजी है कि हम भारत के मालिक हैं, आप सब 2 नंबर के सिटीजन हैं। लेकिन इसके ऊपर कोई बोला है तो उसको मार दिया जाता है। मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समाज के सामने ये सच आना चाहिए। मोदी ने 2014 से आज तक कम से कम 30 लाख करोड़ रुपए चंद उद्योगपतियों को दिए हैं। वो सब लोग एक कंडीशन भेजा लेके बैठते हैं और वो कंडीशन भेजा संघ का होता है। न उन्हें स्वतंत्र विचार करने की इजाजत है, न उन्हें स्वतंत्र विचार करने की अक्ल है। इक्विपमेंट मैं खरीदूंगा, पीएम केयर में पैसे मैं लूंगा और जीएसटी का हिस्सा आपको नहीं दूंगा, तो स्टेट क्या करेंगे? तो ये कोरोना जितना कुदरती आपत्ति है उतनी ही कई गुना ज्यादा उससे मोदी की आपत्ति है। और क्या भाषण किया था? भाषण किया था कि 18 दिन में हम महाभारत की लड़ाई जीते थे, 21 दिन में हम कोरोना जीतेंगे। ये क्या बात करते थे? और जब ये बात ऐसी करते तो लोग भी रास्ते पर आके नाचते, लोगों को भी ऐसा। ये तो भेजा सड़ाने की बात है ना। यानी 80 करोड़ की बात करी, 1 करोड़ को भी धन नहीं मिला है। ये कोरोना एक बहाना हो गया है, क्योंकि जो देश में पहले डट से आंदोलन खड़े हुए थे, पहली बार हमारी सब मुस्लिम महिला रास्ते पर आई थी और उनको कोई रोक नहीं सकता था, किसी ताकत। यही हम चाहते थे कि आंदोलन ऐसा खड़ा हो कि कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। ना उन्होंने कभी दंगा किया, ना कभी मस्ती की। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी के मार्ग से, अहिंसा के मार्ग से, अहिंसा के मार्ग से और संविधान के दायरे में आंदोलन किया। लेकिन संविधान ना मानने वालों को उसकी क्या कीमत है? जिनको संविधान मानना ही नहीं है, जिनको संविधान कबूल ही नहीं है, उनको तो वो किसी हालत में कुचलना था। देखो ना, जब लॉकडाउन हुआ तो सिर्फ 100 लोग बाधित थे और 2-4 लोग मरे थे। अभी उनका ही मंत्री कहता है, जावड़ेकर, कि मोदी जी हमें नवंबर दिसंबर से बोल रहे थे ये बहुत खतरनाक है। यानी मानो हम कि दिसंबर से बोल रहे हैं, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने तो सो गए। उन्होंने पहले ही इसकी फिक्र करनी चाहिए थे, इसके लिए स्टेप्स उठानी चाहिए थे। वो स्टेप्स उठाए नहीं। कोरोना तो बाहर से आया, फ्लाइट से आया, रईसों से आया और मर गए गरीब। तो ये आर्थिक कमर तोड़ करना मोदी ने 2014 से शुरू किया। मुझे लगा था कि मोदी सही मायने में गरीबी से आए हैं, इतनी बड़ी मेजोरिटी है, 2 बार मेजोरिटी मिली है। वो देश का अरुण कुमार जैसे लोगों को साथ लेकर देश को 100% बदल दे सकते थे, लेकिन उनको बदलना नहीं है। वो सब लोग एक कंडीशन भेजा लेके बैठते हैं और वो कंडीशन भेजा संघ का होता है। न उन्हें स्वतंत्र विचार करने की इजाजत है, न उन्हें स्वतंत्र विचार करने की अक्ल है। तो हुआ क्या कि जो नोटबंदी करी, विदाउट नोटिस करी, तो सब बिजनेस तो पहले ठप हो गए थे। ये आपने जो कहा कि प्रोडक्शन बंद है, कारखाने बंद है, लोगों के पास पैसे नहीं है, और जब तक कारखाने शुरू नहीं होते हम काम नहीं करेंगे तो हमारे पास पैसे कहां से आए? तो ये कोरोना के लिए जो करना था, मैं तो लॉकडाउन के बारे में हमेशा बोलता हूं कि जब माँ को बेटा बोलता है मुझे बहुत भूख लगी, बच्चा, तो माँ बोलती है खिलौने के साथ खेल, मैं तुझे खाना पका के लाती हूँ। लॉकडाउन का मतलब यही था कि तुम घर में बैठो, मेरे पास पीपीई किट्स नहीं है, मेरे पास टेस्टिंग के ये नहीं है, जो भी हमारे पास मेडिकल तो हमारे पास बजट है ही नहीं। दुनिया में सबसे कम बजट वाला देश हमारा। तो ये लॉकडाउन के बाद ये करने की जरूरत थी।
उन्होंने हमको थाली बजाने लगाई, ताली बजाने लगाई, मोमबत्ती लगाने बुलाई। और क्या भाषण किया था? भाषण किया था कि 18 दिन में हम महाभारत की लड़ाई जीते थे, 21 दिन में हम कोरोना जीतेंगे। ये क्या बात करते थे? और जब ये बात ऐसी करते तो लोग भी रास्ते पर आके नाचते, लोगों को भी ऐसा। ये तो भेजा सड़ाने की बात है ना। जहां वुहान से वो शुरू हुआ, वुहान और हमारा रिश्ता तो हम जैसे यहाँ मॉल में जाते हैं, ऐसे हमारे हिंदू व्यापारी वुहान में जाते हैं। इतनी बड़ी हमारी आवाजाही है वहां से। तो ये सब कोरोना उधर से आने की इनको मालूमात होते हुए भी ही न्यू, बिकॉज हिज कैबिनेट मिनिस्टर कैबिनेट में बोलते थे, तो जनता के साथ क्यों नहीं बोला? जनता के साथ क्यों नहीं बोला? तो उनको गंदी राजनीति करनी थी, वो ट्रंप लाना था, मध्य प्रदेश की सरकार गिरानी थी, और भी कुछ बातें हैं। मैं बोलता हूं कि मोदी चुनाव के सिवाय कुछ नहीं करते। बट बिहार के हमारे रेजिमेंट के लोग ज्यादा मरे, 17 मरे हैं, और बिहार का इलेक्शन है और वो अभी शुरू किया उन्होंने। अभी अभी मैंने एक वीडियो देखा, पंडित नेहरू जब हमारे जवान बीमार थे तो हॉस्पिटल में गए, सबको यशवंतराव चौहान, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी जाके हॉस्पिटल में मिले लड़ाई युद्धों के समय। ये उनके बॉडीज लेके उसके जुलूस निकलता है। ये जुलूस निकालने से इनको मालूम नहीं कि हम देश को कितनी गुमराह कर रहे हैं। तो मेरी बात ऐसी थी कि ये अब हजारों किलोमीटर जो हम पैदल चले, आज हम सब भिखारी है। हिटलर ने पार्लियामेंट में मुर्गा लेके गए थे। हिटलर है, कोई भी डिक्टेटर होता, उसने पार्लियामेंट में मुर्गा लेके गए, उसके एक एक पर निकाला, पंख निकाला, चिकता रहा और बाद में वो जमीन पर छोड़ दिया सब पंख और निकाल के, और उसको एक एक दाना डालने लगा तो उसके पीछे चलने लगा। तो यही जनता के हाल करना चाहिए। ये हिटलर का कहना था, मोदी ने यही किया। कोरोना आया तो क्या किया? सब राज्यों के अधिकार निकाल लिए। जब उनका सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है हेल्थ का, तो उनको ना डोनेशन लेने की परमिशन रखी, उनको ना खरीदी करने की परमिशन रखी। इक्विपमेंट मैं खरीदूंगा, पीएम केयर में पैसे मैं लूंगा और जीएसटी का हिस्सा आपको नहीं दूंगा, तो स्टेट क्या करेंगे? तो ये कोरोना जितना कुदरती आपत्ति है, उतनी ही कई गुना ज्यादा उससे मोदी की आपत्ति है, मोदी ने लाई हुई आपत्ति है। और क्या बोलते हैं वो कि आपत्ति का हम अवसर में बदल करेंगे। तो अवसर में बदल किया, अवसर में बदल क्या किया? तो जो प्राइवेटाइजेशन को शर्म आती थी प्राइवेटाइज करने के लिए, वो निजीकरण शुरू किया। कोयले का किया, जो भी बेचना था उसको बेचने के लिए लोगों के आंदोलन होते, कुछ मोर्चे निकालते, तो वो न निकले। इसलिए कोरोना से हमको लॉकडाउन किया, हमारे मुंह बंद कर दिए, और अभी खुले दिल से प्राइवेटाइजेशन चल रहा है। और बोलते क्या है कि टेक्नोलॉजी आएंगी, लेकिन पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में फर्क क्या है? जमीन सरकार की होती है, मशीनरी बैंक के पैसे से होती है, काम करने वाले हम होते हैं, काम से जो माल पैदा होता है खरीदी करने वाले भी हम होते हैं। उद्योगपति सब मुनाफा अकेला लेता है। यदि पब्लिक सेक्टर है तो वो देश को जाता है। तो पब्लिक सेक्टर की एफिशिएंसी बढ़ाने के बजाय, जैसे कि हम घर में कोई बीमार है तो उसको बोलते हैं हम मरने दो, इसको मरने दो, तो उसके लिए पब्लिक सेक्टर की एफिशिएंसी यदि बढ़ाते तो ये सब काम अच्छी तरह चलता। जिन्होंने खड़ी की, उनकी जो इच्छा थी, उनका जो विजन था, वो हम समझते नहीं। एक इन्होंने नया स्कूल नहीं किया, नया बांध नहीं बांधा, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। 6 साल और उनको 10 साल मिलने वाले हैं, कितना काम कर सकते थे लोग। लेकिन इनकी, मैं बार बार कह रहा हूं कि इनकी वो इच्छा नहीं, इनका ब्रेन कंडीशन करके इनको भेजा है। और ये कंडीशन करके इन्होंने हमको सबको हमारी आर्थिक कमर तोड़ करी, सामाजिक कमर तोड़ करी, राजकीय तो कमर तोड़ है ही पहले से। हम कहाँ थे? गरीब लोग कहाँ थे राजकारण? ये जो 80 करोड़ की भाषा की है उन्होंने हमको, उनको धान दे रहे हैं। अभी मई जून का देखो ना, मई जून में वो बोलते हैं कि हमने इनको साथ धान दिया, सरासर झूठ बोलते हैं। जो ये यदि आप ऑनलाइन देखेंगे तो एफसीआई गोदाम से धान ही नहीं निकला तो किसको दिया? एक 2-4 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने इसका इम्प्लीमेंटेशन किया है। वो केरला है, वो राजस्थान है, वो यूपी है, वो शायद मेरे ख्याल से बिहार है। बाकी लोगों को धान मिला ही नहीं। यानी 80 करोड़ की बात करी, 1 करोड़ को भी धान नहीं मिला है। मई में 13.5% निकाला था एफसीआई से, डिमांड से इतना कम, और जून में तो 10% निकाला है।
ये जो गांव में लोग गए उनको गांव के लोग स्वीकारने को तैयार नहीं है। और पहले ही गांव में जो वर्ण व्यवस्था का जो बड़गा था वो अभी है। तो ये लोग उसको क्या क्वारंटाइन किया, उनको कहाँ रखा बेचारे। ये आपने कहा था, सही कहा। और सोनिया गांधी बोलती है कि मैं ट्रेन देती हूँ तो इनको क्या तकलीफ होती है। प्रियंका गांधी बोलती है मैं बसेस देती हूँ तो इनको क्या तकलीफ होती है। तो मतलब ऐसा है कि दूसरे को कुछ करने नहीं देना, डेमोक्रेसी को जिंदा नहीं रखना, और जो भी हो सके गरीबों के कमर तोड़ करना। किन्स बोलता है कि सरकार गरीबों के लिए पैसे नहीं बोलना ये गुनाह है। इसके लिए वो आप नोट छपाओ, प्रिंट नोट्स, डू एनीथिंग, लोन ले लो, बोरो, स्टील, बट लेकिन गरीबों के लिए पैसा कैसा नहीं। तो इसलिए मुझे लगता था कि ये जो धान दे के वो मुर्गा हमारा हमको बनाया है, हमको गुलाम बनाया है, इसके बजाय हर एक गरीब को जो भी देखेंगे आप पैकेजेस, अमेरिका, यूरोप, सबने पैकेजेस जो दिया है, जो मिलता था सैलरी उससे ज्यादा दिया है। क्योंकि कोरोना के लिए ट्रीटमेंट है, सीनियर के लिए तो जो पहले मिलता था उससे ज्यादा दिया है। तो यहाँ हमारे देश में 5-6 हजार रुपए हर एक के खिस्से में जाने से इनका कुछ बिगड़ता नहीं है। ये इन्होंने नहीं तो भी आपके सामने मेरे बहुत डिफिकल्टी हो गई। मैं इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैंने जो अभ्यास किया है, मोदी ने 2014 से आज तक कम से कम 30 लाख करोड़ रुपए चंद उद्योगपतियों को दिए। 50 लाख भी हो सकता है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट दिए, एक्साइज है, ब्याज माफी है, कर्ज माफी है, और भी पब्लिक सेक्टर बेचे है। तो हमारे देश का 50 लाख करोड़ का नुकसान मोदी ने 2014 से आज तक किया। उनके कहने से कल के कि हमने 90,000 अभी 5 महीने के लिए करे, पहले 3 महीने के लिए 60,000 करे थे। इसका मतलब है 1.5 लाख करोड़ में वो 8 महीना खाना दे सकते हैं। तो ये जो हुआ है, ये कभी ही भी नुकसान हुआ वो हमको वापस नहीं आने वाला है। हमारी सब कंपनियां ठप हो गई है, उनके पास पैसे नहीं है। और जो भी चंद उद्योगपति है, देखो ना अभी कि जब चाइना का युद्ध हुआ तो निजाम वो हैदराबाद का निजाम 5 टन सोना लेके आया शास्त्री जी के कहने पर। अभी मोदी के कहने पर ये क्या दिया किसने? जिस एक चंद उद्योगपति के पास 500 लाख करोड़ की संपत्ति है। 500 लाख करोड़ का मतलब क्या है भाई? 2% भी उनको कोरोना टैक्स या वेल्थ टैक्स या कुछ बैठाया तो हमको 10 लाख करोड़ मिलेंगे। मंदिर की तो बात करना मुश्किल है। मंदिर, मस्जिद या चर्च में जो पैसे है, मैं तो उनको बोलता हूं कि अरे भक्त जिंदा रहेंगे तो मंदिर आगे चलेगा। तुम तो भक्तों को मार रहे हैं। तो उनके पास पैसे है, पैसे नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन इच्छा नहीं है, पॉलिटिकल विल नहीं है। पैसे खड़ा कर सकते हैं। और मैंने आखिरी बार बोला, मुझे ये मालूम नहीं कि, लेकिन भी नोट भी छप सकते हैं, नोट प्रिंट करो, लेकिन लोगों के किसी में पैसे दिए बिना वो बाजार में जाएंगे नहीं, बाजार में जो माल है उठाएंगे नहीं, तो कंपनियां चालू होगी नहीं। तो ये जो सर्कल है इसको तोड़ना पड़ेगा। ये कैसे तोड़ेंगे? मैं आपको सवाल पूछने वाला था कि ये सर्कल कैसे तोड़ेंगे आप? ये सर्कल तोड़ना चाहिए। तो इसीलिए, लेकिन राज करने वालों की इच्छा कुछ अलग है। वो हमेशा के लिए भारत का मालिक बनना चाहते हैं, और उनकी सब आइडियोलॉजी है कि हम भारत के मालिक हैं, आप सब 2 नंबर के सिटीजन हैं। लेकिन इसके ऊपर कोई बोला है तो उसको मार दिया जाता है। मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समाज के सामने यह सच आना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम इज नॉट डिपेंडेबल। तुम जब मोदी सत्ता में नहीं थे तो उनके भाषण सुनो कि बोले बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते, हम क्यों करते हैं? सुब्रमण्यम बोलता है कि जापान बोलता है कि हम क्या मूर्ख है क्या ईवीएम से वोटिंग करने के लिए? तो तुम हमको क्यों मूर्ख बना रहे हैं अभी? यदि ईवीएम के बलबूते पर चुनाव आयोग के मदद से और सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता, इसलिए ये वोटर्स की परवाह करने को तैयार नहीं। अब मुझे नहीं लगता, अब देखो ना, एक कोई बोलता है पार्टी का, विपक्ष का, तो कांग्रेस की गलतियां बहुत है, लेकिन किसी का भी राज हो, मुगल का हो, ब्रिटिश का हो, तो यहाँ के राज करने वाले सिर्फ ये आरएसएस या उनके पूर्वज थे। तो राज करने की जो तरीका है, कांग्रेस का राज हो तो क्या होता है? नेहरू छोड़ दिए, नेहरू की बात छोड़ दीजिए, लेकिन इंदिरा गांधी को मिसगाइड किया, राजीव गांधी को मिसगाइड किया। ये 26/11 का जो हमला हुआ, एम के नारायण एडवाइजर था,
शंका था, करकरे को मारने की कॉन्स्पिरेसी और सब। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि देश को शांत नहीं रहने देना। बॉम्ब स्फोट, इनके 20 बॉम्ब स्फोट है, और बोलते हैं कि अभी तो क्या बोले, प्रज्ञा ठाकुर हीरोइन बन गई और कर्नल पुरोहित हीरो बन गया। तो कर्नल पुरोहित खुद कहता था कि भागवत को आईएसआई पैसे देता है, कन्फेशन में है, उनके लैपटॉप्स है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा। और इन्वेस्टिगेशन कैसा करेगा? जिन्होंने पहले झूठा इन्वेस्टिगेशन किया उसके पास ही बाद में इन्वेस्टिगेशन दिया गया, तो इन्वेस्टिगेशन कैसा होगा किसी हालत में? कांग्रेस ने तो मुझे जेल में डाला था, मैंने अरुण कुमार जी पुलिस कस्टडी में था, मैं ये न्यूक्लियर डील के खिलाफ मैं आंदोलन कर रहा था, मुझे 4 दिन की पुलिस कस्टडी और 15 दिन जेल में भी था। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कांग्रेस के मेरे कुछ रिश्ते नहीं है, लेकिन आज कांग्रेस को ताकत देने की जरूरत है। गांव गांव में जाके, हम तो तीसरा फोर्स खड़ा करने में 30 साल हो गए, होता है नहीं तीसरा फोर्स, क्योंकि हमारे जो नेता है वो बहुत इगोइस्टिक है। मुझे मोदी इतना दम्भी आदमी तो नहीं मिलेगा, गर्विष्ठ आदमी तो नहीं मिलेगा, लेकिन तो भी हमारे भी नेता अपने अपनी दुकान चलाने के लिए साथ नहीं आते। राहुल गांधी बोलता है तो राहुल गांधी के खिलाफ बोलने के लिए सब तैयार है। तो फिर ये यदि संगठित होके मोदी की अपोज, ये राजनीति को अपोज नहीं करेंगे तो ऐसा चलता रहेगा। यदि 2024 में मोदी आता है तो देश का प्रजातंत्र खत्म है, आज ही खत्म है। आज देखो ना, जो अंदर लिए है हमारे वो एल्गार परिषद के नाम पर, उनका हमारे अभी पहचान पे नहीं, अरुण कुमार जी, हम उनको पहचानते भी नहीं। उन्होंने एल्गार परिषद को बोले फाइनेंस किया, और वो एल्गार परिषद जो जुड़े हुए थे उसका एक ही मकसद था कि जस्टिस सावंत को बदनाम करना। जस्टिस सावंत और कृष्णा अय्यर ने गुजरात दंगे के आयोग का रिपोर्ट दिया था और कहा था कि मोदी शाह एंड हिज गैंग शुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर मास मर्डर्स एंड दे शुड नॉट बी गिवन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। ये उनका रिकमेंडेशन था। तो किसी हालत में ये हमारी एल्गार परिषद बहुत इनोसेंट थी, हमने सिर्फ इतना ही जो मैं आज बोल रहा हूं वही एल्गार परिषद में बोला था कि हमें संगठित होकर मोदी शाह के ये रेजिम का मुकाबला करना चाहिए। यदि नहीं करेंगे, ये 19 के पहले था, 2015 में हमने लिया था, मैंने आरएसएस मुक्त भारत का ऐलान किया था, क्योंकि आरएसएस के सब बॉम्ब स्फोट का स्टडी मेरे पास है। ये सब होने के बावजूद हमारे लोग डट से ना मोदी को विरोध कर रहे हैं, न संघ के विरुद्ध बात कर रहे हैं। सब अपोजिशन अपने अपने दायरे में मशगूल है। सबको विनती करता हूं कि आप सब साथ जाओ। प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, ये होगा, बाद में छोड़ो। जब जयप्रकाश नारायण की क्रांति हुई, जो भाषा हुई, वो हमको बहुत महंगी पड़ी, क्योंकि वाजपेयी बने फॉरेन मिनिस्टर, मुरली मनोहर जोशी बने एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने भविष्य लाया एजुकेशन में। आडवाणी ने बोले रेडियो टीवी के मिनिस्टर, और उन्होंने रामायण महाभारत लाया, और उसका नतीजा बाबरी मस्जिद का ढांचा ढोने में हुआ। ये बहुत महंगा पड़ा है सब ये। लेकिन आज वो इतिहास उगालने में कुछ फायदा नहीं। हमें आज सबको किसी हालत में अपने अपने इंटरेस्ट छोड़ के साथ आना है, और नहीं आएंगे तो 2024 में मोदी फिर आएंगे और डेमोक्रेसी खत्म होगी। उनके आज ही संविधान तैयार है। ये जो कल पुरोहित यानी प्रज्ञा ठाकुर के अरेस्ट है ना, उसमें लैपटॉप है, उनके संविधान तैयार है। उन्होंने आर्यवर्त हिंदू राष्ट्र स्थापन करने के लिए संगठन किया था, अभिनव भारत, और उसके तहत ये बॉम्ब स्फोट करे, क्योंकि देश को अशांत करना है। और हिंदू राष्ट्र का स्थापन यानी क्या, तो वेद मनुस्मृति हमारे 7 स्मृतियां है, उनका संविधान हमने बनाया है। उस संविधान के साथ हमको देश के साथ जाना है। ये उनका छलकपटी कट है, और वो लैपटॉप में बंद है, लेकिन कोई इन्वेस्टिगेशन करता नहीं, उसके खिलाफ कोई बात करता नहीं। तो ये जो यदि ये एजेंडा उनका है, तो 2024 में वो चुन के आके क्या करेंगे? वही एजेंडा चल रहा है, मॉब लिंचिंग है। और मेरा थोड़ा कांग्रेस का भी अभ्यास है, जब भी सोनिया गांधी ने कुछ प्रोग्रेसिव लॉ करने की कोशिश करी तो कांग्रेस वालों ने वो होने नहीं दी। वो मॉब लिंचिंग के खिलाफ उन्होंने कानून बनाया था। ये एमके जो नारायणन जो एडवाइजर था, उसको एडवाइजर से निकाला, उसको कमिश्नर गवर्नर करके भेजा था। कांग्रेस के गांधी फैमिली को दोष देने से कुछ नहीं होगा, कांग्रेस के पास भी बहुत माफिया है इर्द गिर्द में। तो ये हमको
इसी हालत में आज कौन क्या किसका इतिहास है, आरएसएस और आरएसएस प्रेरित भाजपा मोदी की सरकार जब तक हम हटाएंगे नहीं, हम देश को विकास की तरफ ले ही नहीं जा सकते। जय भारत।